नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध डैश से है। अगर बात करें कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद, तो जीवन शैली का जो सिद्धांत होता है उसका संबंध जो है वो किससे है? आपका एडलर से है। तो एडलर साहब के द्वारा जो है वो जीवन शैली के सिद्धांत की बात की गई थी। अच्छा, बात करें एडलर की, तो इनका पूरा नाम जो है वो अल्फ्रेड एडलर था। अगर अल्फ्रेड एडलर की बात करें तो इनके द्वारा इंडिविजुअल साइकोलॉजी का सिद्धांत दिया गया था। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो ये एडलर साहब के द्वारा, जिनका पूरा नाम है अल्फ्रेड एडलर। इनके द्वारा ही जीवन शैली के सिद्धांत की भी बात की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन परीक्षाओं में ही पूछा गया था कि जो ये अल्फ्रेड एडलर है ये किस देश के मनोवैज्ञानिक है? तो अगर बात करें अल्फ्रेड एडलर की, तो ये आपके आपके जो मनोवैज्ञानिक है ये ऑस्ट्रिया देश के मनोवैज्ञानिक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव रहने वाली है सेम एज इट इज़ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है, और पिछली रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमारे बैच में आपको साथ में मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आप लास्ट के 30 दिनों में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे जेबीडी टेट है, टीजीडी आर्ट्स टेट है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409 और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हैं। नाम यहाँ पे दिए हैं आपका सिगमंड फ्रॉइड। अगर बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, तो यह है फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक। सीधा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो मनोविश्लेषणवाद है इसके जनक कौन है? तो अगर बात करें मनोविश्लेषणवाद के जनक की, तो वो है आपके सिगमंड फ्रॉइड साहब। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है कि जो सिगमंड फ्रॉइड है वो किसके जनक है? तो वो ये मनोविश्लेषणवाद के साइको एनालिसिस के जनक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा जो सिगमंड फ्रॉइड है ये किस देश के मनोवैज्ञानिक है? तो ये भी अल्फ्रेड एडलर की तरह ऑस्ट्रिया देश के ही मनोवैज्ञानिक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। टेट परीक्षाओं में एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि एक बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो बुक है वो 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ही लिखी गई, और इसी में इन्होंने जो है वो जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो इनके द्वारा जो मन है, मन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं चेतन मन, एक है आपका अर्धचेतन, ठीक है, और एक है अचेतन मन। तो ये तीनों आपको याद रखना है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो चेतन मन होता है वो सिर्फ 10% होता है। आपका जो इसका अर्धचेतन मन होता है, वो अर्धचेतन का मतलब है जो चेतन और अचेतन के बीच का होता है। और तीसरा इसने बोला अचेतन मन। इसने बोला कि अर्धचेतन और अचेतन ये दोनों कितने होते हैं? ये दोनों के दोनों 90% होते हैं, जबकि आपका जो चेतन मन होता है वो सिर्फ 10% होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, इसने व्यक्तित्व के 3 सिद्धांत भी बताए थे। किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। इसने बोला था एक ईड होता है, एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है। ये किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि इसके बारे में एक इसी क्वेश्चन पेपर में आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए, अच्छा यहाँ पे एक नाम दिया है कर्ट लेविन। भाई कर्ट लेविन के बारे में क्या ही बताएं। इसके द्वारा दिया गया क्षेत्रीय सिद्धांत। तो क्षेत्रीय सिद्धांत या आपका ग्रुप डायनेमिक्स की जो थ्योरी है या बदलाव का जो सिद्धांत है, तो कर्ट लेविन ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। इसने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया, इसने आपका जो इसने क्या किया, इसने ग्रुप डायनेमिक्स की, जिसको समूह गतिशीलता का सिद्धांत कहते हैं, समूह गतिशीलता का सिद्धांत इसने 1940 के आसपास दिया था। यह बात आपको याद रखनी है। और इसका जो ग्रुप डायनेमिक का सिद्धांत है, इसके द्वारा एक सिद्धांत और दिया गया, बदलाव का सिद्धांत। तो बदलाव का सिद्धांत भी किसने दिया? ये भी आपका कर्ट लेविन साहब के द्वारा दिया गया था। अच्छा, कार्ल जंग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरों के लिए प्याजे की संज्ञानात्मक अवस्था है प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बोले तो किशोर। भाई किशोरों के लिए जो एडोलेसेंस वाले होते हैं उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जीन प्याजे का, वो कौन सी स्टेज में आता है? तो ये आता है आपका किस स्टेज में? तो ये आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है ये प्याजे ने जो है वो किशोरों के लिए कही है। अच्छा, जीन प्याजे के द्वारा मैं लगातार अपनी छठी वीडियो बना रहा हूँ और जीन प्याजे बार बार
रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप इस टॉपिक को डिटेल से करके जाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो साइकोलॉजी का 20 क्वेश्चन तो आपका कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे, मैंने जितना भी अभी तक रिव्यू हमारा आया है, सभी बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमेशा हमारे 25-26 क्वेश्चन तो हम आपकी वीडियो देख के जाते हैं, यहाँ से करके आता है। तो आपके भी इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाले हैं, टेंशन लेने वाली कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। अगर बात करें जीन पियाजे की, तो इनके द्वारा थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। अगर जीन पियाजे की बात करें, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे ऊपर की जो इनकी अवस्था थी, जो किशोरों के लिए भी थी, वो थी औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, जिस अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि पियाजे की किस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो अमूर्त चिंतन, जिसमें बच्चा अपने माइंड से सोच रहा है, वो अपने ही चीज़ों, उसके सामने कुछ नहीं है उदाहरण, फिर भी वो अपने आप से तर्क बना रहा है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उसको पता है कौन सी चीज़ कैसे होनी है। अच्छा, इसके अलावा पियाजे की जो पहली अवस्था है वो संवेदीय विषय 0 से 2 वर्ष, इसको इंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने सेंसरी से काम करता है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 साल के जन्म से 2 साल के बच्चे में होता है, ज्ञान इंद्रियों से काम करेगा, जैसे आँख, कान, हाथ, और ऑब्जेक्ट परमानेंस जो आता है ना बच्चे में, वो भी सेंसरी मोटर स्टेज में ही आता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। मतलब बच्चा क्या है, अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की आपकी, वो है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मतलब कि जिस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तीसरी अवस्था नहीं, दूसरी पहले पढ़ लेते हैं, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, जिस अवस्था में बच्चा क्या है, तो मतलब कि चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। मतलब कि वो प्रतीकों के, सिंबल्स के माध्यम से जो है वो प्रतीकों के माध्यम से क्या करेगा, सिंबल्स के माध्यम से यूज करना जो है वो, जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में साइकिल आ जाएगी, मतलब कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इस अवस्था में आ जाती है। इसके बाद है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर बात करें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो ये पियाजे की तीसरी अवस्था है। इसी अवस्था में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। अगर कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करें मेरे भाई, तो इस अवस्था में बच्चा मतलब कि सामने रखी हुई चीज़ों पे क्या है, चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे में कंजर्वेशन आता है, एनिमिज्म आता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें इसी अवस्था में आता है। हाइपोथेटिकल जो रीजनिंग है, हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है, वो कहाँ पे आती है, आगमनात्मक तर्कणा, ये भी आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। माफी चाहूँगा, थोड़ा सा ग्लिच यहाँ पे। और संज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि आपके 11 से 15 वर्ष के आसपास होती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, जीन पियाजे के बारे में अक्सर बेसिक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसके द्वारा कहा गया। तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट जो बच्चों को कहा, वो किसने कहा भाई, जीन पियाजे के द्वारा कहा गया। एक बार बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आया था कि जो जीन पियाजे है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक है। तो जीन पियाजे भी स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक है, और इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896। तो 9 अगस्त 1896 को जीन पियाजे साहब का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक विकार का उदाहरण है। देखिए, जो आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। देखिए, जो आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, इसका जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, आपका ब्लाइंडनेस नहीं भाई, जिसकी दृष्टि बाधिता होगी, क्या वो विकास वो तो कर सकता है ना, वो दृष्टि से ही बाधित है। अच्छा, श्रवण बाधिता, अगर वो सुन नहीं सकता, क्या उसका, जी बिल्कुल, तो भी उसका विकास हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता, जी हाँ, जो दिमाग से सक्षम नहीं होगा उसका विकास नहीं हो सकता। देखिए, जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो विकास कर सकता है, इशारों से भी कर सकता है। आपका जो जिसमें कुष्ठ रोग है वो भी कर लेगा। लेकिन भाई, जो आपका बौद्धिक, जो दिमाग से ही पैदल है, वो व्यक्ति क्या कर पाएगा, वो तो क्या है, उसका विकासात्मक विकार हो ही नहीं सकता। उसका जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए साइकोलॉजी में दे दिए जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप बिल्कुल लेके चले। आप भी थोड़ा दिमाग से अपना उपयोग कर सकते हैं, अपने माइंड का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं है पूछा है। अच्छा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जी बिल्कुल, यूनिफैक्टर थ्योरी बुद्धि की है। किसने दी है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये बात तो बात में करेंगे जी। द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी भी यहाँ पे इंटेलिजेंस की होती है। और तो यहाँ पे नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये बोला गया कि कौन सी बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो
मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ, ये भी आपने पढ़ा ही है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किसने दी है, ये भी आपको पता है। तो कौन सी नहीं है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है, तो हमने कभी सुना ही नहीं। थ्योरी ऑफ रेग्रेशन, ये कोई बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अच्छा, बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। देखो वैसे तो आपको सबसे पहले यही पता होना है कि जो बुद्धि है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया होगा। तो बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस जो ये वर्ड आया, इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो फ्रांसिस गाल्टन, किसने किया है, फ्रांसिस गाल्टन साहब के द्वारा किया गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, तो बात करें सबसे पहले हम बात करें थ्योरीज़ की, जो इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज होती है, तो बुद्धि की जो यूनिफैक्टर एक कारक सिद्धांत जो बुद्धि का दिया गया है वो आपका अल्फ्रेड विनय के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने सबसे पहले विनय साइमन परीक्षण भी किया था। फर्स्ट इंटेलिजेंस जो टेस्ट किया है, पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो भी विनय साहब के द्वारा किया गया, क्योंकि इनके द्वारा ये बोला गया था कि जो सभी व्यक्तियों में वो एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों का कार्य करती है। तो ये मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। फिर भाई टू फैक्टर थ्योरी वाला आ गया कोई वैज्ञानिक, इसने क्या बोला, इनका क्या नाम था, इनका नाम था स्पियर्समैन साहब। अब दो फैक्टर थ्योरी जो बुद्धि की दी वो स्पियर्समैन ने दी। अब स्पियर्समैन साहब आए, स्पियर्समैन साहब ने अपना मित अलग ही बोल दिया कि दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक होती है एस फैक्टर आपका विशिष्ट तत्व वाली, एक होती है जी फैक्टर वाली थ्योरी। तो दो फैक्टर वाली बताई, जी फैक्टर और एस फैक्टर। अच्छा, जी और एस की बात करते हैं। जी फैक्टर होता है जनरल एबिलिटी, मतलब कि सामान्य व्यक्ति, इसने बोला जो स्पियर्समैन साहब थे, इसने बोला जी फैक्टर में कि जो आपकी जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, सामान्य बुद्धि जो है वो जन्म जात होती है, जो जी फैक्टर वाली थ्योरी है, और वो हर किसी में अलग अलग होती है, इसका कहना था। और दूसरा इसने बोला विशिष्ट बुद्धि, जिसको इसने बोला एस फैक्टर। तो इसने बोला कि भाई यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। तो इसने बोला एक बुद्धि हमारे अंदर जन्मजात होगी जो कि सामान्य बुद्धि होगी, जिसको जी फैक्टर बोला, जनरल एबिलिटी बोला। एक बोला इसने स्पेशल एबिलिटी, जो एस फैक्टर वाली बोली, जो विशिष्ट तत्व वाली बुद्धि बोला। तो इसने बोला स्पियर्समैन ने कि यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला हमारा एक थ्योरी यहाँ पे है बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर बात करें इसकी, तो ये जो सिद्धांत दिया था वो आपका थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया। और दूसरा आपको याद रखना है कि इनका मानना था कि जो बुद्धि होती है उसके भाई बहुत ज़्यादा कारक होते हैं, वो सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, मतलब कि ये बहुत सारे टाइप की होती है, ये यहाँ पे मानना था। अच्छा, एक तो है बुद्धि की मल्टी फैक्टर थ्योरी और एक है बुद्धि की आपकी बहुबुद्धि बुद्धि का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। तो एक तो है ये दिया था बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, जो दिया था वो दिया था आपका थॉर्नडाइक साहब ने। और अगर बात करें आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बहुबुद्धि बुद्धि का सिद्धांत की, तो ये जो थ्योरी दी थी वो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दी थी। तो अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ हैं, ये सारी की सारी आपको इंटेलिजेंस याद रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप इसको बिल्कुल भी गलत ना करें। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना के अर्थ को प्रदान करना कहलाता है। देखिए, गिविंग द मीनिंग ऑफ सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। देखिए, हम पूर्व अनुभव के आधार पे अपनी संवेदना को याद कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आता है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो हम किसी पूर्व अनुभव के आधार पे क्या कर रहे हैं, हम संवेदना को अर्थ प्रदान करें, तो वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। इस बात को आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जब हम पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करेंगे तो वो प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा, परसेप्शन कहलाएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार जो है वो करा चुका हूँ इसकी तैयारी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, और आप इसको बार बार गलत करते जाते हो वो, और फिर आप अगर इस बार भी गलत करके तो फिर आपका नंबर कटने वाला है। एक 10 वर्ष का बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। व्हाट इज़ द IQ ऑफ ए 10-year-old चाइल्ड वोज मेंटल एज व्हाट 12 ईयर्स। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, एक बालक है, एक चाइल्ड है, और वो 10 साल का है, और उसकी मानसिक आयु 12 साल है, और वो जो उसका जो IQ है वो कितना होगा। तो 10 ईयर का है, यहाँ पे पूरा दे रखा है, पूरा पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें मेंटल एज यहाँ पे बोली गई है आपकी कितनी, तो 12 साल तो उसकी मेंटल एज है, और वो बालक कितने साल का है, 10 साल का है, 10 वर्ष का बालक है। और तो गुना में क्या आएगा 100, क्योंकि IQ का जो फॉर्मूला है वो है मेंटल एज
बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में होता है 100। और ये फॉर्मूला किसने दिया था इसकी भी मैं आपके बीच बात करूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या आना था? तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको दिया है आपका मेंटल एज है आपका 12, बच्चा कितने साल का है? 10 वर्ष का है, और आपका कितना गुना में आएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे और 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। तो आपका 120 क्या हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी? मेंटल जो उसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी? 120 हो जाएगी। कल के लिए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज। इतना फॉर्मूला तो आईक्यू का जो दिया था वो दिया था आपका विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न साहब के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसमें जो संशोधन किया बाद में, इसमें जो 100 लगाया 1916 में, वो किसने लगाया? वो लगाया विलियम टर्मन ने। टर्मन ने भाई इसका संशोधन कर दिया। स्टर्न साहब ने तो आईक्यू दिया था, है ना, लेकिन इसने क्या, तो बुद्धि लब्धि जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो दिया तो किसने? विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया। लेकिन इसका जो फॉर्मूला जो आपका मॉडिफाई करके जो दिया ना, आई क्यू बटे में एम ए बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100, ये दिया था आपका किसने? आपका टर्मन साहब ने, और 1916 में दिया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखे जाने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, परीक्षाओं में देखिए काम आने वाला क्वेश्चन है। अगर ये भूल गए तो मुझे लगता है आप कुछ याद नहीं कर पाओगे। इदम निर्देशित होता है, इड इज गाइडेड बाय। देखिए जो 3 प्रिंसिपल है जो आपका सिगमंड फ्रॉइड मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था आगे इसी में क्वेश्चन आने वाला है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर इड की बात करें, जो इड है वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा भाई, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो इड जो है आपका किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? तो इड करेगा आपका प्लीजर प्रिंसिपल पर, वह सुखवादी सिद्धांत पे। तो सुखवादी सिद्धांत पे आपका इदम जो है वो सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। एक है इड ईगो और एक है सुपर ईगो। इसने जो पर्सनैलिटी को बांटा था वो 3 भागों में, इड ईगो और सुपर ईगो में बांटा था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो जो आपका ईगो है ना, ईगो वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? तो अगर बात करें ईगो की, तो ईगो जो आपका काम करेगा वो करेगा वास्तविकता, रियलिटी प्रिंसिपल पे। तीनों बस मैं यही यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ईड करता है आपका सुखवादी सिद्धांत पे, इदम करता है आपका प्लीजर प्रिंसिपल पे। आपका जो ईगो होता है, ईगो जो काम करता है वो आपका करेगा वास्तविकता सिद्धांत पे, आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर। और आपका तीसरा जो है, तीसरा है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो काम करेगा आपका आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, आदर्शवादी सिद्धांत। इसको कभी मॉरलिटी भी कहते हैं। तो 3 है, व्यक्तित्व के 3 चीज़ों को बताया, पर्सनैलिटी के 3 फैक्टर को बताया, इड, ईगो और सुपर ईगो। और ये तीनों के तीनों अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्लीजर पे काम करता है इड, रियलिटी पे काम करेगा आपका ईगो, और मॉरलिटी पे काम करेगा आपका आइडियलिस्ट जो प्रिंसिपल है वो, जो मॉरलिटी पे काम करेगा वो करेगा सुपर ईगो। अच्छा, फिर से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका था कि जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया? तो ये दिया था आपके स्पियर्समैन साहब ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्पियर्समैन साहब ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, आपका विनय साहब ने बुद्धि का यूनिफैक्टर थ्योरी दी। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन से मैं सब कुछ बना देता हूँ और फिर आपके लिए इतना हेल्पफुल हो जाता है। फिर से समझ लो, जो स्पियर्समैन ने दिया, एस फैक्टर होता है इसमें आपका जो विशिष्ट तत्व जो कि दूसरों से हम अर्जित करते हैं। तो स्पियर्समैन का दूसरों से जो अर्जित करते हैं उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो उस सिद्धांत को बोलते हैं एस फैक्टर थ्योरी। और जो आपका जन्मजात हम में होती है हर व्यक्ति में, उसको बोलते हैं जी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो जी और एस 2 प्रकार की फैक्टर, सामान्य तत्व और विशेष तत्व, 2 तत्व बताए आपके किसने? स्पियर्समैन साहब ने। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। आज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न डैश है तो पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं भाई, नहीं करना चाहिए। आप पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। देखिए, पूछने के लिए हतोत्साहित ये तो नहीं करेंगे, पूछने के लिए अनुमति नहीं देंगे। चिल्ड्रन शुड क्वेश्चंस इन द क्लास, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते भाई। पूछने से रोकना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चों को आप कक्षा में टीचर हो के आप रोक रहे हो। पूछने के लिए प्रेरित, जी हाँ, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कि भाई आप प्रश्न पूछिए। अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि कुछ नहीं पूछना तो वो कैसे पूछेगा? तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी बता सकते हो, आप भी पूछ सकते हो कि कैसे प्रश्न आपको चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।